नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जबलपुर से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का यह मामला है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। फर्जी शिक्षक होने पर कैसे दी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता, ये जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। एक शिक्षक को 8 कॉलेजों ने अपना टीचर बताया है। 16 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का मामला, हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल और राज्य सरकार से जवाब मांगा। फर्जी शिक्षक होने पर नर्सिंग कॉलेज को मान्यता कैसे दी गई, ये बात सामने आई है। इसमें हाईकोर्ट की तरफ से एक शिक्षक को 8 कॉलेजों ने अपना टीचर बताया है, यह भी चौंकाता है। 16 अगस्त को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का यह मामला, हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल और राज्य सरकार से जवाब मांगा है इस मामले को लेकर। फर्जी शिक्षक होने पर नर्सिंग कॉलेज को मान्यता कैसे दी गई। एक शिक्षक को 8 कॉलेजों ने अपना टीचर बताया, यह भी बात निकलकर सामने आई है। इसमें 16 अगस्त को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं फोन पर। प्रतीक, मामला काफी चौंकाता है, गंभीर भी है, क्योंकि एक शिक्षक को 8 कॉलेजों ने अपना टीचर बताया है। देखिए, बिल्कुल सुमित, बेहद गंभीर जो है ये पूरा मसला है। और उसके पूर्व में भी हमने देखा था 453 जो नर्सिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश के, इसकी मान्यता से जुड़े करीब 38,000 पन्ने जो थे वो गायब मिले थे। इस बीच इसी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शपथ पत्र में एमपी नर्सिंग काउंसिल से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर क्या वजह थी कि जो एक ही शिक्षक 8 कॉलेजों में तैनात है और किस बेस पर मान्यता दे दी गई। इसका जवाब सरकार यानी एमपी नर्सिंग काउंसिल को शपथ पत्र में देना होगा। इन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जो कि एक बड़ा कॉकरोच इस पूरे मसले पर काम करता हुआ दिख रहा है। जो समझ में आया है अब तक कि अचानक से इतने सारे कॉलेजों को मान्यता सिर्फ कागजों में दे दी गई, जबकि भौतिक रूप से कोई सत्यापन किया गया और न ही उसका कोई परीक्षण किया गया, और जो बतलाता भी है कि कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ झाला जो है नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुआ है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट संज्ञान ले चुका है। आने वाली सुनवाई में क्या जवाब होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आने वाली सुनवाई में क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, वो देखना होगा। प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान की। राष्ट्रपति पर दिए गए उनके बयान के बाद बीजेपी उन पर आक्रामक हो गई है और कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अधीर रंजन ने देश के सर्वोच्च पद का अपमान किया, यह उनकी निकृष्टतम मानसिकता का प्रदर्शन है। यह बयान आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं देश के हैं और अधीर रंजन चौधरी के बयान के लिए देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वहीं एमपी बीजेपी ने कांग्रेस का विरोध किया, मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। यह मार्च मिंटो हॉल से राजभवन तक निकाला गया। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती है। ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, अकेले उनका अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। और केवल नारी शक्ति का अपमान नहीं है, ये हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों का भी अपमान है। और इस कृत्य के लिए अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी के नेता राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो मार्च कर रहे हैं राजभवन तक। सर, आज आप लोग राजभवन तक मार्च कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, गांधी परिवार की चापलूसी करने वाले अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने आज देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार का वक्तव्य देना, ये दुर्भाग्यजनक है। पूरा देश मैदान में उतरा है। अधीर रंजन चौधरी की सदस्यता समाप्त हो और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे और उसको तत्काल पद से हटाएं। आपको क्या लगता है कि लगातार जो विरोध है वो कांग्रेस के जो नेता हैं सर, राष्ट्रपति जी चुनाव जब हुआ था तब भी हम देख रहे थे कि वो उनको लेकर कर रहे थे सर। तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा। इस वक्त में हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जो गांधी प्रतिमा है वहाँ मौजूद हैं। मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत तमाम जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं नेता, उनके खिलाफ में बीजेपी के नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। अब बात करेंगे जनपद के नतीजों की। 133 जनपद के नतीजे सामने आए हैं। 100 पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा हुआ। 22 जगहों पर कांग्रेस समर्थित जीते। 11 जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा रहा। 10 जनपद के नतीजों का इंतजार अभी है। दोनों ही पार्टियां 10 जनपद के नतीजों पर इंतजार की नजरें बनाए हुए हैं और अभी इंतजार है नतीजों का। तो 133 जनपद के नतीजे सामने आ चुके हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है। 100 पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। 22 जगहों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। 11 जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और 10 जगहों का अभी रिजल्ट आना बाकी है। 10 जनपद के रिजल्ट आने अभी बाकी हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ लाइव। इससे पहले भी शैलेंद्र, जब रिजल्ट आए थे जनपद के तब बीजेपी का जलवा हमने देखा, और जो रिजल्ट अभी सामने आए हैं कि 100 जगहों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा रहा, इस पर भी बीजेपी ने परचम लहरा दिया। इस बार के रिजल्ट में भी हम कह सकते हैं शैलेंद्र। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से अभी तक जो 133 जनपद पंचायत 100 जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर विजय हासिल की, वहीं कांग्रेस और जो निर्दलीय है वो काफ़ी पीछे नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कल पहले चरण का भी जब मतदान हुआ था और जब जिसमें जनपद अध्यक्ष और जो जनपद उपाध्यक्ष के चुनाव हुए थे, कल कुल 170 जगह जनपद पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसमें से 121 सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत का दावा किया था। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया था और कहा था कि ये आंकड़े गलत हैं, कई जगह कांग्रेस के लोग जीते हैं, उनको बीजेपी अपना बता रही है। लेकिन जिस तरीके से जब जनपद सदस्य और के चुनाव हुए थे, उसी समय जब जीत कर ये लोग आए थे, तो बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने सुमित ये दावा किया था कि लगभग 90% जो प्रत्याशी जीते हैं वो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं। हालांकि ये चुनाव जो है वो सिंबल पर नहीं होता है, केवल जो बिना सिंबल के होता है, और ऐसे में जो प्रत्याशी होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी ने दावा किया था कि 90% लोग जो है उनकी पार्टी से समर्थित जीते हैं। और यही कारण है कि अब जब जनपद अध्यक्ष के चुनाव हुए तो बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग जो है वो जनपद अध्यक्ष के पद पर काबिज हो रहे हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है जनपद पंचायत और जिला पंचायत के, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। और यदि ऐसे में ग्रामीण लेवल पर अगर भाजपा मजबूत होती है तो इसका सीधा फायदा आने वाले 2023 के चुनाव में भी उनको मिल सकेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं शैलेंद्र, लेकिन आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। एमपी में आदिवासी पॉलिटिक्स अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया, बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया इसको लेकर कांग्रेस को घेरने का। लेकिन कांग्रेस भी राज्य सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। राज्य सरकार पर आदिवासियों को नज़रअंदाज करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है और राष्ट्रपति को इस बाबत पत्र लिखने की भी बात कर रही है।
कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पेशा कानून को भी जल्द लागू करने की मांग उनके द्वारा की जाएगी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार जो आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, तो राष्ट्रपति महोदया से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को वो निष्पक्ष जांच के लिए निर्देशित करें और ये जांचें जो है अपने निष्कर्ष पर पहुँचें। आदिवासियों की बातें करते हैं और आदिवासी उत्पीड़न के मामले में जो है साइलेंट हो जाते हैं, उसमें जो है मौन नहीं इनका टूटता है। तो ये आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से हम न्याय की आशा करते हैं और ये कि वो कम से कम जो है इस वर्ग के ऊपर जो मध्य प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है उसकी वो निष्पक्ष जांच करवाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। दरअसल सोनिया गांधी से ईडी जो पूछताछ कर रही है उस पर कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी कांग्रेस कर रही है। इस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए भी आर्थिक अपराध में कोई छूट नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने तो आरोपों पर भी त्याग पत्र दिया है। कांग्रेस सड़क पर कुछ और सदन में कुछ और बात करती है। कांग्रेस को कष्ट सोनिया गांधी से पूछताछ का हो रहा है। मैं कहूँगा कि चोरी और सीना जोरी, अगर न्यायालय किसी बात का निर्णय करता है या निर्देश देता है, आर्थिक अपराधों में इस देश के किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी छूट नहीं है। और उसका उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 1 लाख के आरोप पर लोकसभा से त्यागपत्र दिए हैं। इस देश में नैतिक मूल्यों की राजनीति करने वालों के लिए ये सजग होने का अवसर है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुखी मैं इस बात से हूँ कि कांग्रेस ने दोनों सदनों में कार्यवाहियों को रोककर जिस प्रकार से तमाशा खड़ा किया, सड़क पर आप कुछ और बोलते हैं, संसद के भीतर कुछ और बोलते हैं। अगर आप कहते हैं कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, तो संसद के दोनों सत्र में हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है। आप सड़क पर आकर कुछ और बात करते हैं। दर्द आपका ये है कि सोनिया गांधी को आर्थिक अपराध के मामले में जब पेशी होती है या उनसे पूछताछ होती है तो कष्ट वो है, लेकिन जनता के सामने फिर ये बेनकाब भी होते हैं कि ये आर्थिक अपराध में तलब किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप महंगाई की बात करते हो। दोनों बातें निराधार हैं, ये विशुद्ध नाटक है। लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला दिन नहीं हो सकता कि कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं। अगर आप में दम है तो आप संसद में बहस करने के लिए तैयार हो रहिए। सरकारें बहस नहीं होने देती हैं, यहाँ तो सरकार आपको आमंत्रित कर रही है दोनों सदन में। जहाँ से चाहे आप बहस कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा। यही लोकतांत्रिक रास्ता है। खबर भिंड से है, जहां पर शिक्षा विभाग का रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार हुआ। जिला शिक्षा विभाग में ये 5,000 की रिश्वत ले रहा था। स्कूल की मान्यता के नाम पर 12,000 रुपए मांगे थे। 2 किश्तों में पैसे देने की डील हुई थी। पहली किश्त में 5,000 रुपये ये ले रहा था। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है और रिश्वतखोर बाबू को गिरफ्तार किया। शिक्षा विभाग का रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार हुआ है। जिला शिक्षा विभाग में 5,000 की रिश्वत ये ले रहा था। की मान्यता के लिए मैंने आवेदन किया था और उसके लिए इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी थी। 12,000 काय का आवेदन किया था? स्कूल की मान्यता के लिए। अच्छा अच्छा, आप स्कूल संचालक है क्या? हाँ, स्कूल संचालक है। अच्छा, इन्होंने मुझसे 12,000 रुपये मांगे। कहाँ पर है आपका स्कूल? ग्राम चौथर में। अच्छा, किस नाम से? SRD मॉडल स्कूल। हमने अपना एक ट्रैक प्रोग्राम बनाया और आज दिनांक को आकर हमने फरियादी को भेजा और उसने आके रामेंद्र सिंह कुशवाहा को 5,000 रुपये रिश्वत की राशि दी और उसको हमारे द्वारा ट्रैक किया गया, पकड़ा गया। उसके हाथ दौड़वाए गए, उसके हाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी घर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जो 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा और इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। केवल राष्ट्रवाद को दिखाने की खातिर बीजेपी को ऐसे अभियान चलाने की जरूरत पड़ जाती है। कांग्रेस के तो दिमाग पहले से भी खराब है। अगर वो पहले से भी तिरंगे के प्रति वफादार होती
तो 14 अगस्त का देश विभाजन स्वीकार नहीं होता और लड़ा जाता। सत्ता के लिए लड़ने वाले लोग अपने सुविधा से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक 24 घंटे 12 महीने हर पल अपने तिरंगे को याद रखता है और तिरंगे का सही। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ तक कि संघ के मुख्यालय में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। ऐसे में भाजपा के नेताओं को अपना राष्ट्रवाद दिखाने के लिए इस तरह के अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, हमारे नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन में 20-20 साल जेल में रहकर अपना जीवन समर्पित किया। आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपना जीवन का बलिदान दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए किसी अभियान की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नकली राष्ट्रभक्ति और नकली राष्ट्रवाद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी की तरफ से ये कहा गया है कि वो आने वाले दिनों में 8 अगस्त को ज्ञानवापी जाएंगी और वहां पर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सावन के महीने में अगर शिवलिंग का अभिषेक नहीं करेंगे तो फिर कब किया जाएगा। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मूलतः मुंबई की रहने वाली है। शिवलिंग का विवाद भले ही अभी न्यायालय में विचाराधीन चल रहा हो, इस बीच महामंडलेश्वर किन्नर हेमांगी सखी मां ने ऐलान किया है कि वो श्रावण के चौथे सोमवार यानी 8 अगस्त को उसी मंदिर में जाके भगवान का जलाभिषेक करेंगी। इस बीच अगर कोई बाधाएं आती हो तो आए, लेकिन उन्होंने प्रण किया है कि वे 8 अगस्त को जलाभिषेक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मां हेमांगी सखी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि महामंडलेश्वर भी हैं। बम भोले के जयकारे इस वक्त पूरे देश में शिवालयों में गूंज रहे हैं। आपने प्रण कर लिया है, किस प्रकार से यात्रा की शुरुआत और किस दिन करेंगी ये भी बताएं। हमारी यात्रा की शुरुआत जबलपुर से होगी। जबलपुर से हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ शुरुआत यहाँ से करेंगे। दिल्ली जाएंगे सबसे पहले। दिल्ली हम 3 तारीख को पहुँचेंगे। 3 तारीख को वहाँ पे, 4 तारीख दिल्ली के सब बच्चों को वहाँ से लेंगे। वृंदावन से महामंडलेश्वर जी भी आ रहे हैं, उनका पूरा ग्रुप आ रहा है साथ में, और कई अन्य संत हमारे साथ चलेंगे। और डायरेक्ट 7 तारीख की मॉर्निंग को हम वहां पे बनारस, वाराणसी पहुंचेंगे। और वहीं हेमांगी सखी ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा हमला बोला है। क्या कहा है, सुनवाते हैं। मैं यही कहूंगी आप सबके चैनल के माध्यम से कि अजहरुद्दीन ओवैसी को अपने हद में रह के कोई भी कमेंट करना चाहिए। इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कई धमकियां दी। अजहरुद्दीन ओवैसी ने कई धमकियां दी कि अगर मोदी चले जाएंगे कहां, पहाड़ों में, योगी चले जाएंगे पहाड़ों में, तब आप लोग क्या करोगे। अरे ऐसी धमकियां देने से पहले अजहरुद्दीन ओवैसी तू सोच कि तू क्या धमकियां दे रहा है और किसको धमकियां दे रहा है। तेरी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला है। पार्षद समीउल्लाह हमीद के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई। मेडिकल के बाद उज्जैन जेल शिफ्ट किया गया है। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद उसे शाहजहांपुर में शिफ्ट किया गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुनील हंचोरिया जुड़े हैं फोन पर। सुनील, कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ये गिरफ्तार हुआ था तब हाथ लहराते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आया था। मतलब कोई भी अफसोस इसके चेहरे पर नजर नहीं आया था उस समय। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने, क्योंकि ये पूरा देश विरोधी कृत्य है और जिस तरीके से एक निर्वाचित पार्षद है और इसकी रैली में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए गए, उसके बाद से लगातार जैसे ही इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई और उसके खिलाफ उस समय विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर इसे शाहजहांपुर जेल में बंद किया गया था। उसके बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि इसके खिलाफ पहले से भी विभिन्न प्रकरणों में मामले दर्ज हैं और पुलिस विभाग के रिकॉर्ड को देखते हुए इसके खिलाफ ये रासुका की कार्रवाई की गई है। शाहजहांपुर जेल में बंद पार्षद समीउल्लाह हमीद को अब उज्जैन के केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया है। उससे पहले इसे शाहजहांपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां इसका मेडिकल हुआ।
और इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने काफी एहतियात बरती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। यहाँ तक कि उसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई। तो उससे कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शकों तक जिस तरीके से हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसे मेडिकल के बाद फिलहाल रासुका लगा दी गई और अब उसे केंद्रीय जेल उज्जैन शिफ्ट। ठीक है सुनील, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, एमपी को एक और अवार्ड मिला है, गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड एजुकेशन समिट में मध्य प्रदेश को मिला है सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एमपी को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि मिली है। डिजिटल लर्निंग में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट काम किया है।